हेडिंग लिखो सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? देखो सेल्फ इंडक्टेंस होता है एक कॉइल है, ये जो कॉइल है ना, एक कॉइल मान लो या खूब सारी कॉइल मान लो, एक सोलिनॉइड मान लो तुम, ठीक है। इसके अंदर अगर आई करंट जाएगा तो ये बताओ इसमें मैग्नेट, और इसके एन टर्न्स है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न, आई इज द करंट पासिंग थ्रू सोलिनॉइड, आर इज इट्स रेडियस, रेडियस इसकी आर। मेरे को ये बताओ इसके कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? बहुत बढ़िया। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट एन इंटू आई। तो बी म्यू नॉट एन, इसकी लेंथ में एल मान लेता हूं, एन बाई एल इंटू आई। यहां तक बात समझ में आ गई? एक कॉइल के थ्रू कितना फ्लक्स होगा? इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, हाँ है ना? एक कॉइल के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू पी। और एन कॉइल के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? एन से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल फ्लक्स हो गया इस कॉइल के साथ जो एसोसिएटेड है, हाँ है ना, जो लिंक्ड है इस कॉइल के साथ में। क्या बात समझ में आ गई सबको? अब जब तुम्हें ये बात समझ में आई गई तो एक चीज बताओ, एन लिखा, पाई, और बी की जगह क्या लिखूंगा? म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई। ये आ जाएगा। अगर मान लो इसके इस कॉइल के अंदर करंट को मैं ऑन करता हूं, ऑफ करता हूं, तो क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। बाकी सारी चीज तो कांस्टेंट ही रहेगी, हाँ है ना? चेंज होगी, वो क्या चीज चेंज होगी? डी आई बाई डी टी। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये जो चीज है ये क्या चीज आ जाएगी? ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाँ है ना? इस ईएमएफ को और क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको बैक ईएमएफ? इसको बैक ईएमएफ इसलिए बोलते हैं, सबसे पहले ये एक कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा कब? जब इसके थ्रू जो करंट है वो क्या होगा? चेंज होगा। करंट चेंज होने का मतलब क्या है? फ्लक्स चेंज होगा, हाँ है ना? म्यू नॉट एन एल तो सेम है। तो करंट चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? बी चेंज होगा, और बी चेंज होगा तो क्या चेंज हो जाएगा? फ्लक्स चेंज हो गया। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? ठीक है। तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? सबसे पहली बात आती है कि सेल्फ इंडक्टेंस है क्या चीज। तो बेटा जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, सेल्फ इंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल, हाँ है ना? बाय वर्च्यू ऑफ इट, by virtue of which it opposes any change in current in itself, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? डेफिनेशन समझ में आ गई? हेडिंग लिखो, लिखो सेल्फ इंडक्टेंशन, इंडक्टेंस की डेफिनेशन है। सेल्फ इंडक्शन is the property of a coil by virtue of which, by virtue of which it opposes, by virtue of which it opposes, it opposes
it opposes the change in current passing through it by inducing EMF in itself, by inducing EMF in itself, also called back EMF. By inducing EMF in itself, also called back EMF. क्या समझ में आ गया तक? Also known as back EMF. फिर ये चीज लिख लो, फिर ये चीज लिख लो, लिख लिया? अब जैसे मैं बोलता हूँ कोई रेजिस्टेंस है ना, लेकिन मैं ऐसे बोलता हूँ ना 5 ओम का रेजिस्टर, जब वैल्यू बोलता हूँ तो उसको रेजिस्टर बोलते हैं जनरली, हाँ या ना? ऐसे कॉइल है, कॉइल की प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्टेंस, लेकिन ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, जो भी करंट इसके थ्रू पास हो रहा है उसको बोलते हैं कितनी हेनरी का इंडक्टर है ये, हाँ या ना? क्या बोलेंगे? कितने हेनरी का ये इंडक्टर है। अब इसी को देखो, अब कैसे कैसे डिफाइंड है इंडक्टर, इंडक्टेंस की कैसे कैसे डिफाइंड है? ये जो भी फ्लक्स लिंक्ड है ना, किसी भी कॉइल के थ्रू जो भी फ्लक्स लिंक्ड है, जब उसके थ्रू यूनिट करंट जाए, जब आई की वैल्यू 1 हो, तो इस कॉइल के थ्रू जो भी फ्लक्स लिंक्ड है वही इसका इंडक्टेंस है, दैट इज फाई बाय आई। तो ये क्या आ जाएगा? म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू एन बाय एल, हाँ है ना? ये क्या आ जाएगा? इंडक्टेंस आ जाएगा। क्या बात समझ में आई है? इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। यूनिट क्या होती है इसकी? हेनरी होती है। मार्क हेनरी नहीं है, सिंपल हेनरी। अब जरा एक बार बताओ, इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन क्या होगा? फ्लक्स की क्या यूनिट होती है? वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर? नीचे क्या आ जाएगा? करंट। निकाल सकते हो इसकी डायमेंशन, निकाल सकते हो आराम से, पर मैं ऐसे नहीं निकलवाऊंगा, आगे बाद में बताऊंगा मैं कैसे निकलवाऊंगा, क्योंकि तुम्हें टेस्ला की निकालनी पड़ेगी, फिर मीटर स्क्वायर और फिर आई। मैं ऐसे नहीं निकलवाऊंगा, तुम्हें डायरेक्ट तरीका बताऊंगा बाद में। इसको देखो ये क्या आ जाएगा? म्यू नॉट, अगर मैं पाई आर स्क्वायर है, एल से मल्टीप्लाई एल से डिवाइड कर दो तो एल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ है ना? यहाँ पे एन स्क्वायर आएगा, 2 बार एन है, ठीक है? ये क्या चीज है बताओ मेरे को? वॉल्यूम। तो एल किसके बराबर आ गया?
म्यू नॉट एन बाय एल, स्मॉल एन आ जाएगा, वॉल्यूम। क्या बात समझ में आ गई सबको? क्या बात समझ में आ गई? याद रख लेना ऐसे, ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, ये याद रह जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि अगर मैंने एन को, नंबर ऑफ टर्न्स को 2 टाइम्स कर दिया तो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या फर्क आएगा? क्या फर्क आएगा बताओ? बस अब तुम समझ गए। अब सुनो, तो लिखो, इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल is defined as, inductance of a coil, inductance of a coil induction of a coil is defined as induction of a coil is defined as the amount of flux linked with the coil, the amount of flux linked with the coil the amount of flux linked with the coil the amount of flux linked with a coil when unit current is passing through it। कोई नहीं बेटा, जो भी इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा उसे ही क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ ये बताओ? इस पूरी चीज को क्या बोल सकता हूँ? ध्यान से देखो तुम, क्या ये चीज और ये चीज सेम ही है क्या? तो फाई को मैं एल आई भी लिख सकता हूँ, वही तो बोल रहा था मैं इतनी देर से। फाई को क्या लिख सकता हूँ? एल आई लिख सकता हूँ। तो डी फाई बाई डी टी इक्वल टू डी आई बाई डी टी। तो ये क्या आ जाएगा? बैक ईएमएफ या ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो एल किसके बराबर है? तो एक और अल्टरनेट डेफिनेशन हो गई सेल्फ इंडक्टेंस की। इट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल when rate of current passing through it is unity, when rate of current passing through it is unity। यार क्योंकि माइनस साइन है ना, तो एल नेगेटिव थोड़ी होता है, रेजिस्टेंस किसी चीज का नेगेटिव थोड़ी होता है। अरे
लिख लिया? हाँ बोलो। आज पता है यार तुम्हें, मैं बताऊं, इतने नॉनसेंस लोग आए हुए हैं ना क्लास लेने हुए। ये लिख रहे हैं ना, ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल इज इक्वल टू, sorry, inductance of a coil can be defined as the EMF induced the coil when rate of change of current passing through it is unity। ये लिख लिया ना? ठीक है। अब देखो, ये कॉइल है, इसमें आई करंट जा रहा है। मेरे को ये बात, अगर आई करंट कांस्टेंट है तो इसमें ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा? इसका इंडक्टेंस एल है, तो इसमें ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा? आई इज कांस्टेंट, आई चेंज ही नहीं होगा। ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा? जीरो होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा इसमें, हाँ है ना? बिल्कुल। लेकिन अगर आई इंक्रीज कर रहा है, I is increasing, that is di by dt is greater than zero, that is I increase कर रहा है, पहले 1 एम्पियर था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, तो इसमें EMF कैसे इंड्यूस होगा? अब देखो, L di by dt फॉर्मूला है, L की वैल्यू मान लो तुम, L की वैल्यू मान लो 10 हेनरी, और di by dt है 2 एम्पियर पर सेकेंड, तो बताओ इसमें बैक EMF कितना इंड्यूस होगा? बैक EMF कितना इंड्यूस होगा? 20 वोल्ट। अब करंट अगर यूं जा रहा होगा तो इसमें इस करंट को अपोज करना होगा ना, अगर ये करंट इंक्रीज करना चाहेगा तो ये कॉइल क्या चाहेगी? इसके थ्रू करंट चेंज ना हो, एकदम एक इनर्शिया की तरह। तो इसमें करंट कैसे इंड्यूस होगा? इसका ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा? उल्टी डायरेक्शन में, ताकि इस करंट की ग्रोथ को ये अपोज कर सके, हाँ या ना? क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई सबको? ऐसे मेरे को बताओ, अगर आपका डी आई बाई डी टी डिक्रीज कर रहा है, दैट इज लेस देन जीरो, हाँ या ना? और डी आई बाई डी टी की वैल्यू है 3 एम्पियर पर सेकेंड, पर कम हो रहा है, जैसे पहले 20 एम्पियर था, फिर 17 हो गया, फिर अगले सेकंड में 15 हो गया, आया ना? सॉरी 14 हो गया, आई बात समझ में? तब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें? ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? 3, एल तो सेम ही है, 10, 30 वोल्ट, लेकिन इस बार कौन सी डायरेक्शन में करंट को सपोर्ट करेगा इस बार? क्योंकि करंट डिक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ क्या करेगा? इसको सपोर्ट करेगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? पक्का? तो मेरे को अब एक बात बताओ, ये एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ये एक बैटरी है 3 वोल्ट की, ये एक इंडक्टर है, और फिर ये को रेजिस्टेंस है, ये ए है, ये बी है,
ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, एल है 5 हेनरी। यहां तक समझ में आ गया सबको? मैं कहता हूं इस सर्किट के अंदर है ना, इस डायरेक्शन में करंट अभी जा रहा है 10 एम्पियर, और डी आई बाई डी टी जो है, अब देखो जब करंट इंक्रीज कर रहा होगा ना तो मैं प्लस लिखूंगा, वरना मैं माइनस लिखूंगा, -2 एम्पियर पर सेकेंड। फाइंड VB माइनस V, इसकी वैल्यू निकालो। फाइंड VB माइनस V। लिख लिया? अब देखो मैं बताता हूं तुम्हें, पोटेंशियल एट बी माइनस आई आर, इधर से इधर जाओगे पोटेंशियल घटेगा, कितना घट जाएगा? -20। इधर से इधर जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? करंट इसमें इधर जा रहा है लेकिन करंट घट रहा है, तो ये क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। तो इसका कुछ ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा, हाँ या ना? भाई इधर करंट जा रहा है, करंट घट रहा है टाइम के साथ, तो ये इसको सपोर्ट करेगा ना, तो इसमें ऐसे ईएमएफ इंड्यूस होगा ना बेटा। तो कितना आ जाएगा? अब इधर से इधर जाओगे कितना आ जाएगा? +10। इधर से इधर जाओगे क्या आएगा? +3। इधर से इधर जाओगे कितना आ जाएगा? -40 इक्वल टू VA। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? तो ये बताओ VB माइनस VA कितना आएगा? 47 ही आ रहा है। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें? इस आंसर में क्या चेंज आता अगर ये चीज प्लस हो जाती? तो क्या चेंज आ जाता? तो क्या हो जाता है? VB माइनस VA। अब क्या आता? मैंने कहा अगर di/dt टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा होता तो VB माइनस VA कितना आता? इसमें क्या था? पोटेंशियल एट बी माइनस आई आर। अब इसका देख लो पोटेंशियल बढ़ रहा है घट रहा है, इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, फिर बैटरी का बढ़ गया और फिर इसका घट गया करंट की डायरेक्शन। बिल्कुल 67 आ रहा है, ध्यान से देखो। क्या लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें? बेटा जी समझ में आ गया अच्छी तरह से? बहुत बढ़िया। अब बताओ मेरे को, एक क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ स्क्रीन पे, ठीक है? उसका बताना क्या आंसर आएगा।
ये देखो ये सब करवा दिया मैंने, ईएमएफ इंड्यूस्ड एल डी आई बाई डी टी करवा दिया तुम्हें, ठीक है। एल किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ द लूप, ये देख लो चाहिए भाई, नंबर ऑफ टर्न्स पे इसके अंदर क्या मटेरियल होगा, म्यू फ्लक्स, नंबर ऑफ ये एल, म्यू नॉट पे इसके अंदर क्या मटेरियल है, एरिया पे, लेंथ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, हाँ है ना, यही सारी चीजें लिखी हुई है। लेकिन इतनों की तो, इतनी चीज की तो तुम रीडिंग लाओगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा बच्चे। अब देखो आगे बताता हूँ मैं तुम्हें, सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना सिखा दिया मैंने, ये था फॉर्मूला अपना, ये वॉल्यूम आ गया, इंडक्टेंस पर म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर, इंडक्टेंस पर इंटू वॉल्यूम। इंडक्टर का ये सिंबल होता है, ऑलरेडी तुम्हें पता चल ही गया, करंट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती है, जो ईएमएफ इंड्यूस है वो किसके बराबर होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है, हाँ है ना। अब जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया, इसका आंसर तुम बताओ मेरे को, इसके आंसर निकालो, फिर मैं आंसर दिखाता हूँ, ऑलरेडी मैंने एक एग्जांपल करा दिया ऐसा। जब कर लो तो बता देना, फिर मैच कर लेंगे आंसर हम। आगे आंसर, फर्स्ट का क्या आंसर है, तो ये मैच कर लेते हैं, फर्स्ट का आंसर 9 वोल्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। सेकंड का, सेकंड पार्ट का आंसर देख लेते हैं क्या है, 10 है, और थर्ड का तो 8 तुम्हें दिखाई दे ही गया, अब तो कर ही लोगे। अब लिखो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, अब लिखो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये लॉजिक समझ में आ गया ना इंडक्टर का। अब लिखो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, अब देखो ये क्या एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, मान लो एक चीज सोचो तुम, ये एक रेजिस्टेंस है, करंट अगर इधर जाता है, हायर पोटेंशियल कौन सा होता है, ये वाला, लोअर पोटेंशियल क्या होता है, ये वाला, तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं कि रेजिस्टेंस में, तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट बाहर निकलता है, हाँ या ना, मतलब एनर्जी डिसिपेशन होगी ना इस केस में। अब सुनो, ये कॉइल है, तुम एक चीज सोचो, जैसे मैं स्विच को क्लोज करूंगा, जैसे मैं स्विच को क्लोज करूंगा, इसमें करंट, इस सर्किट में करंट इंक्रीज होने लगेगा, हाँ या ना। अब जब इसमें करंट इंक्रीज होने लगेगा तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, इंक्रीज हो रहा है तो अपोज करने की कोशिश करेगा, कुछ ऐसा ये ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे चार्ज को किधर से किधर जाना है, फिर से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना है, तो फिर से एनर्जी निकलेगी इसमें,
लेकिन इस बार इन द फॉर्म ऑफ हीट नहीं निकलेगी। इस केस में इसके अंदर जो एनर्जी है ना वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। भाई मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी होती है, ये बात समझ में आई है नहीं? क्या बात समझ में आ गई? अब जैसे तुम इसको ओपन करोगे या फिर करंट धीरे धीरे कम होगा तो ईएमएफ कैसे हो जाएगा इसके अंदर? उस केस में ईएमएफ ऐसे होगा, इसमें सपोर्ट करेगा। तो इस केस में आप हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाओगे तो चार्ज की एनर्जी कहाँ से बढ़ी है? मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई और वो फिर से सर्किट के अंदर एनर्जी चली गई है। हाँ है ना? चार्ज एनर्जी लेकर जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो मेरे को एक चीज पता है, जो पावर होता है ना, पावर का फॉर्मूला वो क्या होता है? आई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है ना? या फिर मैं ऐसे बोलूं वर्क क्या होता है? इधर से देखो तो वर्क, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? ये पावर ही होता है। हाँ है ना? तो ये क्या आ जाएगा? आई इंटू डेल्टा वी। याद है क्या ये चीज? ये चीज याद है बच्चे सबको? अब जब तुम्हें ये चीज पता है तो इस सर्किट के अंदर आई करंट जा रहा है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? एल इंटू डी आई बाई डी टी। दिस इज व्हाट? पावर। हाँ है ना? क्या लॉजिक समझ में आ गया? करंट बढ़ रहा है तो पावर क्या हो रहा है? करंट बढ़ रहा है तो इसकी ये जो एनर्जी इसमें स्टोर होगी। अब देखो कैसे स्टोर होगी वो देखते हैं। मैं पावर को मैं डी ई एनर्जी लिख देता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी में जा रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मेरे को बताओ dt से dt गायब हो जाएगा? सेम ही टाइम की बात है। अब डीई एनर्जी क्या हो जाएगी? आई इंटू एल इंटू डी आई। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, जब इस सर्किट में जीरो करंट था तब एनर्जी क्या थी? जीरो। जब इस सर्किट में आई करंट आ गया तो इसमें एनर्जी कितनी आ गई? एनर्जी लिख देता हूं सीधी। इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? इसमें से एल कांस्टेंट आ जाएगा, आई इंटू डी आई, जीरो से लेके आई तक। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? आई स्क्वायर बाई टू। आई स्क्वायर बाई टू। तो हाफ एल आई स्क्वायर, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। क्या ये समझ में आ गई बात? कि किसी भी इंडक्टर से जब आई करंट जा रहा हो तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी? हाफ एल आई स्क्वायर होगी। बेटा ये समझ में आ गया? अब एक चीज देखो, यहां से इंडक्टर का जो डायमेंशन है ना वो निकालना आसान है, हाफ एल आई स्क्वायर से। देखो ध्यान से कितना आसान है। मैंने बोला था वहां पे आप सॉल्व कर सकते हो पर करना नहीं चाहिए वहीं पे। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? m1 l2 t माइनस टू, सबको पता है। और नीचे आई का क्या होगा? आई क्या होता है? a2 आ जाएगा नीचे। तो एल का डायमेंशन कितना आ जाएगा इंडक्टेंस का? m1 l2 t माइनस टू a माइनस टू। हाँ है ना? ये बताओ ये ज्यादा बढ़िया तरीका नहीं है डायमेंशन निकालने का? टेस्ला वाले से ज्यादा बेटर तरीका है ये। बिल्कुल बढ़िया तरीका, तो लिख लो अभी, यहाँ तक लिख लो।
जब लिख लो तो बता देना। अब देखो ध्यान से, करवा दिया क्या? देखो ये चीज बताइए तुम्हें। अब मैं तुम्हें एनर्जी डेंसिटी बताता हूँ। यहाँ पे बता दो एनर्जी डेंसिटी। इसको देखो, एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर। एल किसके बराबर था? म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इंटू आई स्क्वायर। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ में आ गया? वॉल्यूम को डिवाइड कर दो तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी। हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। ये तो अगर मैं इसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दूं, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई फर्क पड़ता है? ध्यान से देखो ये चीज क्या है। ये क्या चीज है? म्यू नॉट है, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया। तो हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। इस फॉर्मूले को उस फॉर्मूले से के साथ कंपेयर करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी क्या होती है? हाफ एफ नॉट इंटू ई स्क्वायर होता था। हाँ या ना? सिमेट्रिक है दोनों फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले सिमेट्रिक है। समझ में आ रहा है? तो एनर्जी डेंसिटी निकल जाएगी आराम से। किसी भी रीजन में अगर एनर्जी डेंसिटी दे रखी हो, हाफ बी नॉट, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट कर दो, इनटू उसका वॉल्यूम देख लो। मान लो एक कमरा है, लेंथ है 5, 4 और 3, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल टू 10 टेस्ला। अब बोलो भैया इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है? तो सिंपल है, हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इनटू ये वाला वॉल्यूम कर दो। इस कमरे के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो उतनी एनर्जी मिल जाएगी मेरे को दूसरी फॉर्म। क्या बात समझ में आ गई? तो मैग्नेटिक फील्ड है क्या चीज? एनर्जी है। हाँ है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है? एनर्जी है। क्या लॉजिक समझ में आ गया? देखो ये भी करवा दिया मैंने तुम्हें भी, ये पोर्शन करवा दिया। अंदर जो मीडियम होगा वो मीडियम यूज कर लेना, और क्या है। बात समझ में आई है नहीं? अब ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है? अब इनके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, थोड़ा सा पढ़ाना शुरू करूंगा फिर से। बेटा मैंने कहा कि एनर्जी डेंसिटी क्या है, इससे एनर्जी डेंसिटी निकल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगी? एनर्जी स्टोर्ड इन दिस रूम इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छी तरह समझ में आ गया यहाँ तक? तो देखो आगे,
अब देखो, ये एक इंडक्टर है, हाँ है ना, ये एक और इंडक्टर है। इक्विवेलेंट इंडक्टर क्या होगा, ये L1 है, ये L2 है। आई इसमें से करंट जा रहा है, एंड डी आई बाई डी टी इज चेंज इन करंट। दैट इज इंडक्टर इन सीरीज। ये बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा। ये बताओ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इसमें आएगा क्या वही इसमें आएगा क्या, या अलग आएगा। सेम ही आएगा क्योंकि दोनों सीरीज में ही है। इधर 1 एम्पियर पर सेकंड चेंज हो रहा है तो इधर भी 1 एम्पियर ही चेंज हो रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ई किसके बराबर आ जाएगा, है ना। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो एक ही ऐसा इंडक्टर बनाऊं जो सेम बैटरी के लिए सेम चेंज ऑफ करंट दे रहा हूं, अकेला ही जो इन दोनों के बराबर काम कर रहा हूं। तो यहाँ पे ई किसके बराबर आ जाएगा, देखो मैं साइन नहीं लगा ही नहीं रहा, माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस या प्लस नहीं लगा रहा। क्यों, क्योंकि मेरे को पहले से ही पता कि कौन सी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, देख के मेरे को पता चल जाता है। तो जब मैं इसको और इसको बराबर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, आया ना। तो एल इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, वैसे भी तुम्हें देख के एक चीज फील हो जाएगी। देखो ये भी करंट के चेंज को अपोज कर रहा है, ये भी अपोज कर रहा है और दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसने अपोज किया, इस तो इफेक्टिव अपोजिशन ज्यादा हो गया ना, तो दोनों का सम कर दो, हाँ है ना। ऐसे रटने की भी जरूरत नहीं, देख के पता चल जाएगा तुम्हें। एक और बताऊं तरीका, ये तो क्या हो गया, इंडक्टर्स इन पैरेलल इन सीरीज है। अब हमें करना है इंडक्टर्स इन पैरेलल। अब बताना क्या होगा, ये बताओ जो करंट इसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू करंट का चेंज और इसके थ्रू करंट का चेंज सेम होगा या अलग अलग होगा, ये बताओ पहले। डिफरेंट होगा। ये बताओ जो इसके अक्रॉस ईएमएफ और जो इसके अक्रॉस ईएमएफ होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा, सेम होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं L1 डी आई वन बाई डी टी इक्वल टू L2 डी आई टू बाई डी टी इक्वल टू ई नॉट, हाँ है ना। इन दोनों की जगह अगर मैं एक ही लगाऊं तो वो कैसा होगा,
इसके अंदर क्या होगा? अब एक चीज समझना, ये I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2 होना चाहिए, हाँ है ना? इसका डिफरेंशिएशन कर दो, यहां तक समझ में आ गया? डी आई डी टी की जगह क्या लिख सकता हूँ? ई नॉट अपॉन एल इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ। डी आई वन बाई डी टी की जगह क्या लिख सकता हूँ? ई नॉट अपॉन एल वन लिख सकता हूँ। डी आई टू बाई डी टी की जगह क्या लिख सकता हूँ? ई नॉट अपॉन एल टू लिख सकता हूँ। मेरे हिसाब से 1 बाई एल इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया? 1 बाई एल वन प्लस 1 बाई एल टू, हाँ है ना? ऑब्वियस सी बात है, इधर से ज्यादा अपोजिशन होगा तो कुछ इधर से चला जाएगा, कुछ इधर से चला जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। पैरेलल रास्ते जाने के तो ज्यादा तकलीफ से क्यों जाएगा? तो इफेक्टिव एल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, हाँ है ना? क्या बात समझ में आ गई सबको? अब ऐसे 3 सीरीज में, 4 पैरेलल में, 4 पैरेलल में, 3 सीरीज में कोई भी कॉम्बिनेशन कर लोगे ना, रेजिस्टेंस की तरह, कैपेसिटर की तरह ही तो है सारा का सारा। इक्विवेलेंट एल तो निकाल ही लोगे। ठीक है, तो अब एक बार तुम खुद रीडिंग लगा लेना इंडक्टेंस की, और जो भी तुम्हें ईएमआई वाले चैप्टर में नहीं समझ में आता है वो मेरे से अगले लेक्चर में पूछ लेना जो मैंने पढ़ाया है। अब इसमें थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, ठीक है? 5-6 क्लास के अंदर एसीपी खत्म कर दूंगा, 2 वीक के अंदर अंदर सारा खत्म कर दूंगा। समझ में आ रहा है ना तुम सबको अच्छी तरह से?